नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत यूजीसी नेट परीक्षा के जून 2008 के पेपर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। हम इसमें जून 2008 में पूछे गए यूजीसी नेट के प्रमुख प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। यह पेपर न केवल यूजीसी नेट के परीक्षा के में बल्कि साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि एग्जाम्स में भी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस पर जा कर के आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो अन्य लेक्चर सीरीज हुई है उन्हें भी आप देख सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री है, आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। हमने इसके पहले पॉलिटिकल थियरी पर लेक्चर सीरीज की है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी की संपूर्ण वीडियो उसमें उपलब्ध है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है उसमें। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है आदि पर्व, ऑप्शन बी है सभा पर्व, सी है युद्ध पर्व और डी है शांति पर्व। तो इसका सही उत्तर होगा शांति पर्व। जो महाभारत का शांति पर्व है उसका संबंध राजनीति विज्ञान से है, यानी शासन से संबंधित है। शासन के सिद्धांतों के बारे में उसमें चर्चा की गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान का पिता कहलाते हैं? तो राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है क्रांति, ऑप्शन बी है दास प्रथा, ऑप्शन सी है वर्गीकरण और ऑप्शन डी है नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीकरण। राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों से अलग करके और उसे एक नए विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को दिया जाता है और इस कारण से उसे राजनीति विज्ञान का पिता या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। प्रश्न क्रमांक 3, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? यानी राजनीति और मोरालिटी को अलग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है मैकियावेली, बी है हॉब्स, सी है लॉक और डी है रूसो। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपने अगर देखे होंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा, सबसे पहले राजनीति और नैतिकता को अलग करने की बात मैकियावेली ने की थी। तीसरे का सही उत्तर होगा ए, यानी मैकियावेली। चौथा प्रश्न है आपके सामने, राजनैतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो राजनैतिक दायित्व यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत ऑप्शन ए है जेएस मिल, बी है हेगल, सी है मार्क्स और डी है टीएच ग्रीन। तो इसमें से टीएच ग्रीन ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी राजनीतिक दायित्व के बारे में काम किया, उनकी किताब भी इससे संबंधित है। और चौथे का सही उत्तर होगा टीएच ग्रीन, टॉमस हिल ग्रीन इनका पूरा नाम था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो प्रभुत्व यानी हेजेमनी, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लेनिन, बी है माओ, सी है ग्रामसी और डी है मार्क्स। इसका सही उत्तर होगा ग्रामसी। प्रभुत्व यानी हेजेमनी की अवधारणा ग्रामसी से संबंधित है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? तो अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए कुछ विचारकों ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। पहला है मार्क्स, दूसरा है रॉल्स, तीसरा है लेनिन और चौथा है नॉजिक। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। मार्क्स ने तो इस्तेमाल नहीं किया था, कार्ल मार्क्स ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, रॉल्स ने इसका इस्तेमाल किया था, लेनिन ने भी इस्तेमाल नहीं किया था और नॉजिक ने किया था। तो रॉल्स और नॉजिक ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक संविदा की थ्योरी का इस्तेमाल किया था। रॉल्स ने बताया कि अगर अज्ञानता के पर्दे के पीछे सारे लोग मिलकर के एक समझौता करते हैं तो उनमें वो उस व्यक्ति के हित की बात करेंगे जो हीनतम अवस्था में हो, यानी हीनतम व्यक्ति की हित की बात की जाएगी, हीनतम व्यक्ति को ज़्यादा लाभ देने की बात की जाएगी। तो ये मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको बताया है इसके बारे में। लेकिन अगर आपको रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में जानना हो तो हमारे पॉलिटिकल थियरी सीरीज में आप जाइए और उसमें न्याय पर एक अलग से वीडियो है, आपको उपलब्ध हो जाएगा और आप उसे आसानी से समझ सकेंगे। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत को रॉल्स ने और नॉजिक ने अपने थियरी को प्रतिपादित करने के लिए, अपने थियरी को पुष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो छठवें का उत्तर होगा दूसरा और चौथा,
यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 7 पूछता है, यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, यह कथन सही है। दूसरा कथन है जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं, दूसरा कथन भी सही है और ए का सही कारण आर है। तो इस तरह से हम ऑप्शन ए को चुनते हैं, यानी दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सामने है। निम्नलिखित विचारकों के सही क्रम के बारे में बताना है। मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल। तो मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल में सबसे पहले तो मैकियावेली आते हैं, तो मैकियावेली को 1 नंबर दे देते हैं। दूसरे नंबर पर हैं हॉब्स, तीसरे नंबर पर हैं रूसो और चौथे नंबर पर हैं मिल। तो इस तरह से यह पहला क्रम ही हमारा सही हो गया है। मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल, यह चारों सही क्रम में रखे हुए हैं, यानी 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 में दो सूचियां दी हुई हैं, जिनमें पहली में कुछ विचार हैं और दूसरी में उससे संबंधित विचारकों के नाम हैं। तो देख लेते हैं। उग्र मानवतावाद, उग्र मानवतावाद का किससे संबंध है, हमने इस पर चर्चा की है प्रीवियस ईयर पेपर से, ये सीधे संबंधित है। 2006 और 2007 के पेपर आप देखिएगा तो यह 2-3 बार पूछा जा चुका है। उग्र मानवतावाद का संबंध एम.एन. रॉय से है। ठीक, एम.एन. रॉय को उनसे मिलान कर देते हैं। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु का संबंध लास्लेट से है। राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, इसका संबंध डेविड ईस्टन से है। और अधिकारिता के सिद्धांत का संबंध नॉजिक से है। तो अगर आपको एक या दो प्रश्नों के बारे, एक या दो इसमें से सिद्धांत के बारे में भी पता होगा, तब भी आप इसे आसानी से मिला सकेंगे। तो इससे आप एक बार दो बार दोहरा लीजिएगा, जिससे कि आपको यह भूले नहीं, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10। इसमें भी दो सूचियां दी हुई हैं, जिसमें पहले में एक विचार है और दूसरे में उससे संबंधित विचारक हैं। तो आइए इनका मिलान करते हैं। जाति उन्मूलन का संबंध किससे है, तो जाति उन्मूलन का संबंध वैसे तो गांधी और अंबेडकर जी दोनों जन के साथ है, लेकिन अभी यहाँ पर अंबेडकर से सीधे संबंधित करते हैं जाति उन्मूलन को। दूसरी जगह है, वैसे अम्बेडकर का संबंध जाति उन्मूलन से, उनकी किताब का भी नाम था इससे संबंधित। गांधी का संबंध जाति प्रथा के आधार पर जो शोषण होता है या दुर्भावना असमानता है, उससे संबंधित है गांधी जी। तो यहाँ पर अभी जाति उन्मूलन को अम्बेडकर जी से संबंधित करते हैं। दूसरा है चतुर्तर्क। तो चतुर्तर्क का अर्थ है हेगल से, हेगल से संबंधित होगा ये, हेगल जिसे हिंदी में हीगल भी कहते हैं। मानवीय चक्र का संबंध अरविंद के साथ है, अरविंद घोष। और चौथा है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी से संबंधित है, इनकी पुस्तक भी है हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है। तो इस तरह से चारों को हमने मिलान कर दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11। अगर आपको यह प्रश्न करते समय किसी भी जगह पर स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आप उस पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्य विधियाँ होती हैं। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक यानी रेगुलेटिंग जो काम है वह कौन कौन से हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, दूसरा है संप्रेषण मार्ग, तीसरा है निस्सारक क्षमताएं और चौथा है वितरणात्मक क्षमताएं। तो इन चारों में से 1, 2, 3, 4 या चारों ये कौन कौन सी हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड यह नियामक कार्यविधियां नहीं हैं, तो इस तरह से पहला तो गलत है। उसके बाद दूसरा संप्रेषण मार्ग यानी किस माध्यम से संचार होगा, तो यह है नियामक विधियों के अंतर्गत आता है। निस्सारक क्षमताएं यानी किस तरह से डिमांड्स को पूरा करने की किसी भी व्यवस्था में क्षमता है, यह भी उसके अंतर्गत आता है। और तीसरा है वितरणात्मक क्षमताएं यानी कि जो भी डिमांड को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध किए जा रहे हैं, जो भी काम उपलब्ध करा रही है सरकार या व्यवस्था, तो वह किस तरह से वितरण हो रहा है जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, तो यह वितरणात्मक क्षमताओं के अंतर्गत आता है। तो तीसरा भी इसके अंतर्गत आएगा। यानी डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के नियामक कार्य में क्या क्या आता है, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं और वितरणात्मक क्षमताएं।
तो आप इससे संबंधित अगर आपको यह प्रश्न थोड़ा कठिन लग रहा है, अनजाना लग रहा है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो हमारा वीडियो है जिसमें कि हमने राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में चर्चा की है, उसे आप देखिए, बहुत ही आसान है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 यह पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है। तो राजनीतिक व्यवस्था को 5 भागों में डिवाइड किया है। किसने किया है इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए है एडवर्ड सील्ज, ऑप्शन बी है लुसियन पाई, ऑप्शन सी है आर्गन्सकी और ऑप्शन डी है डेविड एप्टर। तो राजनीतिक व्यवस्था को इन 5 भागों में वर्गीकृत किया है एडवर्ड सील्ज, यानी ऑप्शन ए। एडवर्ड सील्ज ने बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था में 5 तरह का वर्गीकरण किया उसने। राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। निम्न में से संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। यहाँ पर 4 संघीय व्यवस्थाएं दी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। तो ऑप्शन है अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो अमेरिका में सबसे पहले तो जो भी अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है कि जो भी सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, इनके अलावा जो भी बची हुई शक्तियां हैं वह राज्यों को दे दी जाएं। तो अमेरिका में तो ऐसी व्यवस्था है, यानी अमेरिका सही होगा। दूसरा है भारत, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो भारत गलत होगा। तीसरा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था है जिसमें कि केंद्र के पास नहीं बल्कि राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। और चौथा है कनाडा, कनाडा में भी भारत की तरह ही है, बल्कि कनाडा का ही अनुसरण भारत ने अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में के पास रखा है। तो इस तरह से कनाडा भी नहीं होगा, यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं बल्कि राज्यों के पास है, यानी पहला और तीसरा इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, पहला और तीसरा सही उत्तर होगा, इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 14 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। विधि के शासन से किसका घनिष्ठ संबंध है। तो वैसे तो लिखित संविधान, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण और सीमित सरकार, 4 ऑप्शन हैं, इनका सबका थोड़ा बहुत विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ से संबंध है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सीमित सरकार। सीमित शासन के माध्यम से विधि के शासन को स्थापित किया जा सकता है। जब सरकार सीमित होगी, सर्वाधिकारवादी नहीं होगी, तो विधि का शासन धीरे धीरे लागू किया जा सकेगा। 14वें का सही उत्तर होगा डी। वैसे इन सबका थोड़ा बहुत संबंध विधि के शासन से प्रत्येक का है, चारों ऑप्शन का। तो इसलिए अगर जहाँ सीमित सरकार का ऑप्शन ना हो वहाँ पर आप न्यायिक सर्वोच्चता, लिखित संविधान या शक्तियों के पृथक्करण को भी चुन सकते हैं, पर यहाँ पर सही उत्तर होगा सीमित सरकार। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों की अगुआ बताई जाती है। समाजवादी पार्टियों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है ब्रिटिश लेबर पार्टी और ऑप्शन डी है फ्रांस की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश लेबर पार्टी। लेबर पार्टी को विश्व में समाजवादी पार्टियों की अगुआ या पहली पार्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 में जो यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती हैं, थोड़े से विशिष्ट जन और विशाल जन साधारण। दूसरा इस कथन का कारण है, अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ। अब यहाँ 2 कथन के आधार पर हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और क्या दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला कथन यह है कि 2 तरह की श्रेणियां होती हैं, थोड़े से विशिष्ट जन और विशाल जन साधारण। तो पहला कथन तो सही है कि प्रत्येक समाज में 2 तरह की श्रेणियां होती हैं। कुछ थोड़े से लोग होते हैं जो कि विशिष्ट जन होते हैं, जो कि शासन करते हैं,
वो प्रत्येक पार्टी में, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं, और बाकी विशाल जनसाधारण होते हैं जो कि उनके द्वारा शासित होते हैं और उनके निर्देशों को मानते हैं। दूसरा कथन है जो इसको कारण या आर कहा गया है। कारण आर क्या कहता है कि अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ, तो यह कथन सही है, लेकिन यह पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो कथन दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमें बी चुनना पड़ेगा। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है, यहाँ पर भी दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन को पढ़ लेते हैं। यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समझाती है तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज का निरंतर समर्थन मिलता रहेगा। यह कथन सही है। अगर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समझाती है तो उसे व्यवस्था में समाज का समर्थन मिलता है, यह कथन सत्य है। दूसरा है, व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक संस्कृति में विश्वास का वातावरण होता है, यह कथन भी सत्य है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आर जो कथन है वह एक ही व्याख्या करता है, तो ऐसा नहीं है। दोनों कथन अलग अलग हैं। पहला राजनीतिक समाजीकरण से जुड़ा है, दूसरा राजनीतिक संस्कृति से जुड़ा है। तो इस तरह से आर एक ही व्याख्या नहीं करता, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी, दोनों कथन सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 में दो सूचियां दी हुई हैं, जिसमें पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। एक तरफ विचारक हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित सिद्धांत हैं। आलमंड का संबंध किससे है? आलमंड का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं से। आलमंड का संबंध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं से है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। पहले का ए का दूसरा है ईस्टन। ईस्टन का संबंध किससे है? ईस्टन का संबंध है मूल्यों के आधिकारिक आवंटन या प्रत्यावर्तन से। जब आप व्यवस्था उपागम पढ़ेंगे, आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा राजनीतिक व्यवस्था उपागम, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले सीरीज में है। तो उसे आप देखेंगे, उसमें समझ में आएगा कि डेविड ईस्टन ने क्या बताया है कि व्यवस्था क्या है। उसने बताया है कि यह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तो इस तरह से ईस्टन का संबंध किससे है? समाज के मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या प्रत्यावर्तन। ईस्टन का संबंध पहले ऑप्शन से हो गया। इसके बाद है तीसरा लुसियन पाई। लुसियन पाई का संबंध है समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण से। समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण से लुसियन पाई का संबंध है। और चौथा है हटिंगटन। हटिंगटन का संबंध है पॉलिटिकल डिके से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, संस्थाओं के पतन से। तो चौथे का सही ऑप्शन होगा तीसरा, यानी संस्थाओं का पतन, विघटन और विकास। हटिंगटन के बारे में हमने पिछले पेपर में चर्चा की है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कभी आपको जोड़ी मिलान से संबंधित प्रश्न आए तो यह देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन से आ रहे हैं। दो आपको जरूर आ रहे होंगे, एक ईस्टन और दूसरा हटिंगटन का, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर पेपर में इससे संबंधित कुछ न कुछ जरूर पूछा गया है। तो आप उसे देखिए और जो आपको आ रहा है उन दोनों, एक आ रहा है, दो आ रहा है, मिला करके देखिए कि क्या आपको ऑप्शन मिल जा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से 18वें का हमने सही जोड़ी का मिलान कर लिया है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए का 2 और डी का 3। तो इस तरह से हमें ऑप्शन ए पर टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 आपके सामने है। दो सूचियां यहाँ पर भी दी हुई हैं, जिसमें पहले में देशों का नाम है और दूसरे में उनसे संबंधित राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रांस में क्या है। तो फ्रांस का संबंध है दो तरह के न्यायालयों से। यहाँ पर सामान्य व्यक्तियों के लिए अलग न्यायालय है और प्रशासनिक व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक न्यायालय है। तो फ्रांस का संबंध दो प्रकार के न्यायालय से है। दूसरा है यूके। यूके का संबंध किससे है? सर्व सत्ताधारी संसद से है। यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन कहिए, इंग्लैंड कहिए, यूके कहिए, वहाँ पर क्या है? सर्व सत्ताधारी संसद, यानी संसद को ही सारे अधिकार प्राप्त हैं। संसद चाहे तो जिस तरह के भी नियम पारित कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरा है यूएसए। तो यूएसए में क्या है? न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है। संसद जो भी कानून बनाएगी, यानी कांग्रेस जो भी कानून पारित करेगी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और उसकी न्यायिक समीक्षा करके उसे वैध या अवैध घोषित कर सकता है। चौथा है भारत। भारत में विधि की स्थापित क्रियाविधि, यानी विधि की स्थापित प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि भारत में वही न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाएगा जो पहले से कानून में बताया गया है। तो यूएसए और भारत में यही एक मुख्य अंतर है
कि भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया है, जबकि यूएसए में विधि की सर्वोत्तम प्रक्रिया है, या विधि की जो महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण प्रक्रिया होगी उसे अपनाया गया है यूएसए में। तो भारत और यूएसए में यही अंतर है। डी का सही ऑप्शन होगा दूसरा, विधि की स्थापित प्रक्रिया। तो इस तरह से हमने चारों सूची को मिला लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया है, यह कार्ल डायच कहिए या डायस कहिए, डायस के सिद्धांत से है, संचार सिद्धांत जो उसका था उसके बारे में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से उनका क्रम क्या होगा, लीड, लोड, लैग और गेन। तो इन चारों को क्रम से व्यवस्थित करना है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि यह प्रश्न इसके पहले पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, सेम इसी तरह से पूछा गया था। तो इस तरह के रिपीटेड प्रश्न बार बार आते हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो हम इसे जान लेते हैं कि इसका क्रम क्या है। सबसे पहले लोड है, हमने इसके बारे में उत्तर में आपको बताया था। सबसे पहले लोड है, उसके बाद लैग है, उसके बाद गेन है और उसके बाद अंतिम में लीड है। ठीक, तो यानी 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 का क्रम जो है वो ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21, इग्निटिंग माइंड। इग्निटिंग माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह बहुत ही फेमस पुस्तक है, अग्नि की उड़ान और ये इग्निटिंग माइंड, ये सारी किताबें डॉक्टर कलाम की लिखी हुई हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसका मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे नहीं लगा कि शायद ही कोई होगा जिसे ये ना आता हो। प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22। भारतीय संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है। 93वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाएं, बी है विधानमंडल में स्त्रियों के लिए आरक्षण, सी है शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण और डी है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें से पंचायती राज संस्थाओं के लिए तो 73वां 74वां संशोधन, मतलब 73वां संशोधन आया था। विधानमंडल में स्त्रियों के आरक्षण की कोई व्यवस्था अभी तक की ही नहीं गई है। शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण, यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर होगा शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण 93वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम दलित राष्ट्रपति ऑप्शन देख लेते हैं, ज्ञानी चैल सिंह, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी के आर नारायणन और डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 24 आपके सामने है, निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से कौन यूएनपीए में उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ था? अब यहाँ पर बताना है कि जो यूएनपीए था उसमें स्थापना के समय कौन सा दल है जो कि शामिल नहीं हुआ था। तो AIADMK, बी है शिरोमणि अकाली दल, सी है तेलुगु देशम और डी है समाजवादी पार्टी। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है यानी तेलुगु देशम पार्टी जो है वह यूएनपीए में शामिल नहीं हुआ था, उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ था। 24वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 पूछता है कि कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं था? प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा का सदस्य कौन नहीं था? तो ऐसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे। फिलहाल हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है PV नरसिम्हा राव और डी HD देवगौड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी HD देवगौड़ा। इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के समय यह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन डी HD देवगौड़ा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 में 2 कथन दिए हुए हैं। कथन ए है, जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है।
तो और इसका कारण दिया हुआ है जनहित याचिका कमज़ोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है। अब हमें इस कथन के बारे में पता करना है कि क्या दोनों कथन सही हैं और कारण आर जो है कथन ए का सही कारण है या नहीं। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। जो कथन ए है यह सही है, कथन बी भी सही है यानी कथन आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या है यानी ऑप्शन ए इसमें हमें चयन करना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27। कथन ए है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समतावादी समाज सृजित करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समतावादी समाज सृजित करना है। इसका कारण है व्यक्तियों में दूसरों पर आधिपत्य रखने की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कि हमारा समाज समानतापूर्ण हो, हमारे समाज में समता की स्थापना हो सके। और कारण आर भी सही है क्योंकि व्यक्तियों में एक व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति के ऊपर शासन करने की, आधिपत्य रखने की इच्छा होती है, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता और इसलिए हमें ऑप्शन बी चुनना पड़ेगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 आपके सामने है कि चार घटनाएं दी हुई हैं और इन चारों घटनाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है सुभाष बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो सुभाष बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। आंतरिक मतभेद के कारण बाद में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो 1938 इसका समय है 1938। आगे है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। जयप्रकाश नारायण लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? यह किया गया था 1934 में। आगे है तीसरा, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन कब किया था? ये रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था मुंबई में 1919 में। रोलेट एक्ट के बाद में यह गठन किया गया था 1919 में मुंबई में। अगला है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट कब आया था? 1932 में। सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं, कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में। इसके बाद फिर गांधी और अम्बेडकर का समझौता भी हुआ था। तो इस तरह से चारों का हमने समय बता दिया है। इसका आप सही ऑप्शन चुन सकते हैं। सबसे पहले होगा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन यानी तीसरा सबसे पहले है ऑप्शन बी में। तो इस तरह से ऑप्शन बी 28वें का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29। प्रश्न क्रमांक 29 आपके सामने है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही क्रम को बताइए कि कौन से आयोग का गठन कब किया गया था। तो सबसे पहले है ज्ञान आयोग। ज्ञान आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2005 में। 2005 में ज्ञान आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो कि मतलब नॉलेज बेस्ड जो सर्विस सेक्टर है उसमें एक तरह का ये थिंक टैंक है। ज्ञान आयोग जो है एक थिंक टैंक है जो कि सलाह देगा सरकार को कि किस तरह से हमारा जो सर्विस सेक्टर में नॉलेज का कंट्रीब्यूशन है इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो अभी आप जान रहे हो कि भारत के जो भी अच्छे लोग हैं, मतलब कि अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, ये मतलब अच्छा माइंड जो भारत का है वो किस तरह भारत में भारत के बाहर भी सर्विस दे करके और न केवल आय अर्जित कर रहा है बल्कि भारत का नाम भी बढ़ा रहा है। तो ज्ञान आयोग की स्थापना इसी के लिए की गई थी कि नॉलेज के सेक्टर को किस तरह से सर्विस सेक्टर के साथ जोड़ा जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए। आगे चलते हैं सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में है और इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की 1983 में हुई थी। 1983 सरकारिया आयोग। ज्ञान आयोग 2005, ज्ञान आयोग 2005 और सरकारिया आयोग 1983। तीसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आपको याद आ रहा होगा
कि भारत में जब पहली बार राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी, आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामालू का अनशन हुआ, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति फैल जाती है। तो इस समय आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है और उसी के बाद जो पुनः राज्यों को गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। तो 1953 की घटना है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की घटना है। इसके बाद है संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब संविधान के 50 वर्ष पूरे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान में संशोधन के लिए एक आयोग की स्थापना की थी, जिसे संविधान के पुनरीक्षण का आयोग एक कह सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2000 में हुई थी। तो इस तरह से हमने चारों का ऑप्शन बता दिया है। अब इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले तो है इसमें सबसे पुराना राज्य पुनर्गठन आयोग है, जो ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से 29वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 में भी दो सूचियां दी हुई हैं, जिसमें एक में अनुच्छेद है और दूसरे में उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 148 का संबंध है सीएजी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ 148 का संबंध सीएजी से है। उसके बाद है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। वित्त आयोग जो कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समाधान करता है, यानी धन का बंटवारा करता है। उसके बाद अनुच्छेद 315 है, जिसका संबंध संघ लोक सेवा आयोग से है। और उसके बाद है अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि केंद्रीय संसद का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, और इसके अलावा विधानसभाओं का चुनाव कराता है। तो इस तरह से यहाँ पर चारों ऑप्शन हमने मिला लिए हैं। अनुच्छेद 148 सीएजी, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31। यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता। इन चार में से किसे राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता? तो नेतृत्व है ऑप्शन ए नेतृत्व, बी है राष्ट्रीय चरित्र, सी है राष्ट्रीय संसाधन और डी है दल प्रणाली। तो राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर किसे नहीं समझा जाता? वह है दल प्रणाली को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 32वां प्रश्न है कौन सा देश हाल ही में सार्क का सदस्य बना है? तो सबसे नया सदस्य जो सार्क का है वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को अभी हाल ही में सार्क का सदस्य बनाया गया है 2008 में। 2008 में अफगानिस्तान को सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। 33वां प्रश्न है इनमें से कौन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपियन यूनियन के जो अंग हैं उनमें से कौन कौन नहीं है? ऑप्शन ए यूरोपियन आयोग, ऑप्शन बी यूरोपियन प्रादेशिक आयोग, ऑप्शन सी यूरोपियन संसद और ऑप्शन डी यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है यानी यूरोपियन प्रादेशिक आयोग, यह इसका भाग नहीं है यूरोपियन यूनियन के, बाकी तीनों उसके भाग हैं। 33वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 34। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेज। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेज यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, कार्ल डब्ल्यू डायस, ऑप्शन बी है हाफमैन, ऑप्शन सी है हेनरी किसिंगर और ऑप्शन डी है वुडरो विल्सन। तो यह पुस्तक 1969 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक थे हेनरी किसिंजर। 34वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हेनरी किसिंगर। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। यह बात आपको पता होगी, वैसे मुझे ऑप्शन पढ़ने चाहिए थे। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा भारत, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 36 है। प्रश्न क्रमांक 36 में कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है। कथन ए है सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है।
तो यह कथन सही है या गलत? यह कथन सही है। दूसरा है, इसका कारण आर है भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति के रूप में स्थिर है, तो यह कथन भी सही है। अब प्रश्न यह है कि क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? तो नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता और इसलिए हमें इसका उत्तर चुनना पड़ेगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 में भी दो कथन दिए हुए हैं। कथन ए है, विश्व की बदली हुई स्थिति में गुट निरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में प्रासंगिक नहीं है। वास्तव में गुट निरपेक्षता जब दो गुट हुआ करते थे तब ज़्यादा प्रासंगिक थी, अभी दो गुट नहीं बचे हैं, अमेरिका एकमात्र गुट है, तो ऐसी स्थिति में तो प्रासंगिकता इसकी कम हुई है, पारंपरिक रूप से प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य दूसरे कारण गैर पारंपरिक इसके प्रासंगिकता बढ़ रही है। तो ऑप्शन जो कथन ए है यह तो सत्य है, क्योंकि पारंपरिक प्रासंगिकता की बात की गई है। यहाँ ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा कि पारंपरिक प्रासंगिकता है, तो अभी तो यह नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, भारत को उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है, यह कथन भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है और इस कारण से हमें ऑप्शन बी चुनना पड़ेगा कि दोनों कथन सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38। हवाना में नैम शिखर सम्मेलन, हवाना कहाँ है? क्यूबा में। हवाना में नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था 2006 में। तो सीधे मिलान कर देते हैं हवाना सम्मेलन को 2006 से। आगरा शिखर सम्मेलन, इसे आप प्रधानमंत्रियों के साथ भी शामिल कर सकते हैं। नैम का सम्मेलन 2006 में, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। आगरा का शिखर सम्मेलन वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, वाजपेयी जी और परवेज मुशर्रफ के बीच में। यह कब हुआ था? आगरा का शिखर सम्मेलन हुआ था 2001 में। इसे सीधे संबंधित मिलान कर देते हैं 2001 में। इसके बाद है कारगिल संघर्ष, यह भी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था 1999 में। और इसके बाद है परमाणु परीक्षण, यह भी वाजपेयी जी के टाइम में 1998 में हुआ था। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। ए का चौथा ऑप्शन किस में है? ए का चौथा ऑप्शन 2 में है, ए और सी में है। तो अगला देख लेते हैं, बी का तीसरा ऑप्शन किस में है? बी का तीसरा ऑप्शन केवल सी में है, तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही होगा, 38वें का सी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 39 आपके सामने है। यहाँ पर भी दो सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें आपस में मिलाना है। पहला है भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 2007 में। इस समझौते के बाद एक भारत को उपलब्धि यह मिली थी कि बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए ही भारत को के परमाणु कार्यक्रम को, जो मतलब गैर युद्ध के अलावा परमाणु कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, जैसे ऊर्जा के लिए, इलाज के लिए, इन सब के लिए, तो इसे बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए ही भारत के परमाणु कार्यक्रम को एक तरह का मान्यता प्रदान की गई थी या मान्यता मिल गई थी। तो परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के बीच कब हुआ था? यह हुआ था 2007 में। इस समझौते के लिए बहुत ज़्यादा, भारत और अमेरिकी परमाणु समझौते के लिए आंतरिक उठापटक बहुत ज़्यादा हो गई थी, लग रहा था कि भारत की सरकार भी गिर जाएगी। खैर, तो ए का ऑप्शन सही होगा 2007, यानी दूसरा। दूसरा है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, यह तो शायद ही किसी को भूलेगा। यह हुआ था 2001 में, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला। इसके बाद तीसरा है वाजपेयी की बस कूटनीति। तो वाजपेयी जी ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बस समझौता बस जिसे कहते हैं वह चलाने का प्रयास किया था। तो यह किस समय हुआ था? वाजपेयी की बस कूटनीति 1999। जिस समय हम समझौता बस चला रहे थे उस समय कारगिल में घुसपैठ हो रही थी। तो इस तरह से भारत के साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब वह शांति के प्रयास करता है तो उसे बदले में धोखा मिलता है। जिस समय भारत में चीन के साथ समझौता हो रहा था उस समय चीन वहाँ तिब्बत और उससे लगे हुए भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था। तो खैर, अभी हमें इस प्रश्न पर ध्यान देना है। वाजपेयी की बस कूटनीति किस समय की है? 1999 की है। इसके बाद है सार्क की स्थापना। सार्क की स्थापना 1985 की है। तो इस तरह से हमने दोनों सूचियों का मिलान कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 है, यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं। चारों घटनाओं को उनके क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है राष्ट्र संघ का निर्माण। तो जो यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में पूछ रहा है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? दूसरा है विश्व युद्ध
प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है बांग्लादेश का जन्म और चौथा है यूएसएसआर की का विघटन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसको एक एक करके हम लिख लेते हैं, इसके बाद आपको मिलान करना आसान रहेगा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है विश्व युद्ध, तो विश्व युद्ध पहला खत्म हुआ था 14 से 18 तक चला था, तो 1914 इसे मान सकते हैं इसे नॉर्मल 1914। तीसरा है बांग्लादेश का जन्म 1971 में, इंदिरा गांधी के सहयोग से ये हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और चौथा यूएसएसआर का विघटन, तो ये 1991 में हुआ था। तो इस तरह से चारों घटनाओं को आप व्यवस्थित करके और आप बता सकते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है। आगे चलते हैं। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन शब्द का पहले पहल किससे संबंधित था? तो आईआर के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, इसके बाद से यहाँ पर पब्लिक एड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए हैं। इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहले पहल किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी है तुलनात्मक प्रशासन गुट, सी है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन और डी है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। हमने 4 घटनाएं, इसके पहले आपको ध्यान होगा कि नव लोक प्रशासन से संबंधित 4 घटनाएं बताई थी। एक तो जो परीक्षण हुआ था, उसके अलावा जो यह क्या बोलते हैं मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन पर किताब आई थी। इस तरह की 4 घटनाएं एक साथ ही घटित होती है 67-68 के आसपास, 1967-68 के आसपास, और इससे नव लोक प्रशासन की उत्पत्ति होती है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और आसानी से इसे आप हल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 42वां, कौन सा जिलाधीश का प्रकार नहीं है? यानी जिलाधीश इनमें से कौन से काम नहीं करता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है तकावी ऋणों की वसूली, बी है भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण, सी है न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई और डी है राजस्व की वसूली। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है वह जिलाधीश के काम नहीं है। जिलाधीश के काम में न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं होती है। तो 42वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्याय पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43। प्रश्न क्रमांक 43 में पूछा गया है कि किन राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज का क्रियान्वयन किया? तो 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज का क्रियान्वयन किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में सबसे पहले नेहरू जी ने नागौर नामक जगह पे, नागौर जिला है, वहाँ पे पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन 43वें का ए होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। वैसे इसके चारों ऑप्शन मुझे पढ़ने चाहिए थे। ऑप्शन ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान और कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु और राजस्थान। तो ऑप्शन ए यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 आपके सामने है, इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है। दूसरा कथन है लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता और इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 45। कथन ए है पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए, यानी प्रमोशन का आधार क्या होना चाहिए? निष्पादन मूल्यांकन, व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका मूल्यांकन करके उसके आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। तो यह कथन तो सत्य है। दूसरा, इसका कारण बताया गया है कि योग्य लोक सेवकों की क्षमता और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है, यह भी सत्य है। लेकिन आर जो है वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 46। प्रश्न क्रमांक 46 में 4 समितियां दी गई हैं और उनसे संबंधित काम दिए हुए हैं, तो इन्हें मिलान कर लेते हैं। पहला है प्राक्कलन समिति,
लोक लेखा समिति, अधीनस्थ विधायन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। तो इनका मिलान करते हैं। प्राक्कलन समिति का काम क्या है? प्राक्कलन समिति क्या करती है कि एक अनुमान तैयार करती है कि किस मद में कितना व्यय किया जाएगा। तो यह काम प्राक्कलन समिति का है। प्राक्कलन समिति का संबंध है व्यय में किफायत के लिए सुझाव। तो ए का मिलान होगा दूसरे से, व्यय में किफायत के लिए सुझाव। इसके बाद है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या करती है कि जो व्यय किया गया है उसकी लेखा की जांच करती है। विनियोजित लेखा की परीक्षा, यानी ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा है अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति यह काम करती है कि व्यवस्थापिका के बाद उसके नियमों से उत्पन्न कार्यपालिका के पास क्या विधायन के काम हैं, यानी कार्यपालिका उन नियमों को लागू करने के लिए क्या नए कानून बना सकती है, यह अधीनस्थ विधायन समिति का काम है। यानी विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा। तो यह सी का उत्तर सीधे आमने सामने ही है। चौथा है सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। यह काम करती है कि जो PSUs हैं, यानी भारत के सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें क्या है, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इसके बारे में सुझाव देती है, जांच करती है, अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करती है। तो डी का ऑप्शन होगा चौथा। इस तरह से हमने मिलान कर लिया है। ए का 2 से है। आप इसके ऑप्शन भी नीचे देख सकते हैं। ए का मिलान 2 से किया गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 आपके सामने है। निम्नलिखित आवश्यकताओं को उनके पदानुक्रम पर गौर करें। किस तरह की आवश्यकता सबसे पहले आएगी और किस तरह की आवश्यकता सबसे बाद आएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें से कौन सी आएगी? सुरक्षा की आवश्यकता, आदर की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता। तो सबसे पहले तो शारीरिक आवश्यकता आएगी, यानी पहले नंबर पर होगा 5वां शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद आएगी सुरक्षा की। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप उसकी सुरक्षा की बात करेंगे। एक सामान्य सा प्रश्न है, लोक प्रशासन या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के अलावा भी अन्य विद्यार्थी भी इसे आसानी से हल कर सकते हैं। शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद सुरक्षा की आवश्यकता आती है, यानी दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक आवश्यकताएं। व्यक्ति के सामाजिक जो भी आवश्यकताएं हैं वह पूरी हों, उनके आसपास उनके रिश्तेदार, परिवार से संबंधित आवश्यकताएं। चौथे नंबर पर आती हैं आदर की आवश्यकताएं। व्यक्ति के स्वाभिमान और आदर से संबंधित आवश्यकताएं जो हैं वह चौथे नंबर पर आती हैं। और 5वें नंबर पर आती हैं स्वप्रत्यक्षीकरण। आपका जो सेल्फ है उसका प्रत्यक्षीकरण, सेल्फ आपके सामने उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसकी आवश्यकता 5वें नंबर पर आती है। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। सबसे पहले 5 है, उसके बाद 1 है, तो 5 के बाद 1 यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद 1, उसके बाद तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आपने यह देख लिया है कि आवश्यकताओं का क्रम क्या है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न क्रमांक 48 में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशिक्षण में से कौन सा जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है। 4 तरह के प्रशिक्षण दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा प्रशिक्षण है जो कि नव सेवा के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है। तो ऑप्शन ए है औपचारिक प्रशिक्षण, बी है भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, सी है अनौपचारिक प्रशिक्षण और डी है उत्तर भर्ती प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भर्ती पूर्व प्रशिक्षण जो है वह भावी नव भर्ती के व्यक्तियों को तैयार करता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 49। मैकाले ने परीक्षणों में से किसका समर्थन किया। 4 तरह की परीक्षाएं दी गई हैं, इसमें किसका समर्थन मैकाले ने किया है। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा शिक्षा एवं अनुभव का मूल्यांकन, तीसरा है निष्पादन का प्रदर्शन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैकाले ने जो मुख्य रूप से बात की थी उसका सही, इनमें से चारों का संबंध मैकाले के परीक्षण में से नहीं है, क्योंकि मैकाले ने लोक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए
की बात की थी, जो कि जिस काम को करने वाले हैं लोग, कर्मचारी, सिविल सेवक जो हैं, वो जिस काम को करने वाले हैं उससे संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाए। लिखित परीक्षा और इत्यादि पर उन्होंने समर्थन नहीं किया था। तो 49वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 50, और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए कुछ काम हैं और उन कामों को जिनके द्वारा निष्पादन किया जाता है, जिनके द्वारा पूरा किया जाता है, उनकी नीचे ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि समय पर राष्ट्रीय योजना की चालना की समीक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद इन सारे कामों को पूरा करती है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 50 को पूरा किया और इस पेपर का यह अंतिम प्रश्न था। यह पेपर कंप्लीट हुआ। यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके आप आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। महादेव।